सो है एवरीवन, स्टूडेंट ऑन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देखो, आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट का जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट है उसके बारे में बात करेंगे, जुडिशियल सेपरेशंस के बारे में बात करेंगे और न्यूलिटी ऑफ मैरिजेस के ऊपर बात करेंगे और एक छोटा सा जो लीगल इंप्लीकेशंस का ओवरव्यू है वो भी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखो। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। तो देखो, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट ये एक्चुअली है क्या? तो ये सिंपली एक अधिकार है आपका। अगर आप लोग शादीशुदा होगे तो अगर आप लोग शादीशुदा होगे तो वाइफ के पास भी एक अधिकार होगा और हस्बैंड के पास भी एक अधिकार होगा। तो ये सिंपली उसी के बारे में बात करता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, जो सेक्शन 9 डील करता है। तो सिंपली सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। एक्चुअली सेक्शन 9 क्या कहता है, सबसे पहले मैं इसका जो मीनिंग है पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पर सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट के बारे में बात करता है और इसका मीनिंग है, व्हेन वन स्पाउस withdraw from the company of the other without valid reason, the aggrieved spouse can file a petition in a court asking for the return of marital companionship। ये सिंपली ये कह रहा है, अगर कोई भी स्पाउस, वो हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकता है, मैरिज के बाद अगर वाइफ और हस्बैंड दोनों में से कोई भी एक वैलिड रीजन के बिना सेपरेटली रहने लग जाता है, तब जो एग्रीड पार्टी होगा, जो इसकी वजह से जो सफ़र करेगा, जिसको दिक्कत होगा, वो कोर्ट में जा सकता है और सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट के तहत रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट वाला जो पिटीशन है उसको फाइल कर सकता है और कोर्ट के सामने प्रेयर कर सकता है, देखो सर, मेरा जो वाइफ है विदाउट एनी वैलिड रीजन ही लिव सेपरेटली विद हर डैड हाउस और so many things which is going on at that time, so he can mention that thing and he appearing before the competent court. When court will satisfy, then court can pass a just and fair order as per the circumstances, as per the fact। तो ये सिंपली यही कहता है। देखो, अगर यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पर बी है ना, जो यहाँ पर वाइफ है और यहाँ पर जो ए है, यहाँ पर हस्बैंड है, तो हम एच लिख देते हैं। तो अभी इन लोगों ने शादी कर लिया। अभी जैसे ही ये लोग शादी कर लिया, अभी दोनों के पास रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट आ गया सेक्शन 9 के तहत। ये दोनों हिंदू है, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी किए हैं और जैसे ही ये लोग शादी कर लिए, अभी इन दोनों के पास राइट आ गया रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का, जो सेक्शन 9 है, ठीक है ना। अभी देखो, यहाँ पर जो वाइफ है विदाउट फेयर रीजन क्या करता है, सेपरेटली रहने लग जाता है अपने डैड के हाउस पे। तो मैं यहाँ पर डी लिख देता हूँ। तो अभी ये जो वाइफ है अपने डैड के हाउस पे रह रहा है, शादी हो गया इसका एक के साथ, तो इससे तो रहना चाहिए एक के साथ, लेकिन विदाउट वैलिड रीजन वाइफ क्या कर रहा है, अपने डैड के साथ रह रहा है, अपने पेरेंट के हाउस में रह रहा है। तो अभी इसके लिए मान लो ये सफ़र कर रहा है, हस्बैंड सफ़र कर रहा है, तो हस्बैंड के पास अधिकार है सेक्शन 9 के तहत, वो कोर्ट में जाकर पिटिशन फाइल कर सकता है जस्ट बिकॉज ही इज सफरिंग फॉर दिस, एंड if court will satisfy then court can pass just and fair order as per the circumstances। okay, तो यही सिंपल सा मीन है। लेकिन एक अदर सर्कमस्टांसेस यहाँ पर सोच लो, यहाँ पर सेम सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पर जो हस्बैंड है ना, वाइफ को डेली मारता है, पीटता है, क्रूएल्टी करता है उसके साथ, तो इसीलिए वाइफ क्या कर रहा है, अपने पेरेंट के हाउस पे चला गया और अपने डैड के हाउस पे रह रहा है। अगर इस बीच में जो ये वाला सर्कमस्टांसेस आएगा और यहाँ पर जाके अगर हस्बैंड जो है कोर्ट में जाकर पिटीशन फाइल करेगा, देखो ये पिटीशन तो फाइल कर सकता है सेक्शन 9 के अंदर, लेकिन तब वाइफ को भी एक चांस मिलता है रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने का। तो तब अगर वाइफ ऐसा कुछ बताता है जो उसके साथ अत्याचार किया जाता है हस्बैंड के द्वारा, और वो अगर प्रूव करता है, तो इसे हस्बैंड के घर पे जाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो यही सिंपली रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट है। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। तो इसका छोटा सा लीगल इम्प्लीकेशन क्या है, देखो, अगर कोई भी एग्रीड पार्टी है उसके पास सिविल रेमेडी होगा, ये एक सिविल रेमेडी है, मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, एक सिविल रेमेडी है, वो उसको फाइल कर सकता है। और यहाँ पर देखो, अगर कोर्ट एक डिग्री पास करता है, कोर्ट कोई एक ऑर्डर पास करता है, अगर वो ऑर्डर विद इन 1 ईयर फॉलो नहीं होता है तो वो एक ग्राउंड बन जाएगा डिवोर्स का। मान लो कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का अगेंस्ट द वाइफ, लेकिन जो वाइफ है वो उसको फुलफिल नहीं किया, तो हस्बैंड के पास एक ग्राउंड आ जाएगा डिवोर्स लेने के लिए, ये वाला, क्योंकि कोर्ट ने रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट के तहत एक ऑर्डर पास किया था, वो 1 साल भी हो गया, लेकिन उसने
उस ऑर्डर को फुलफिल नहीं किया, तो एज पर द सेक्शन 30 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट दैट इज अ वैलिड ग्राउंड फॉर द डिवोर्स। तो ये हो गया रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। अभी देखो हम बात करते हैं जुडिशियल सेपरेशंस के बारे में, तो चलो देखते हैं। देखो अभी हम लोग देखेंगे जुडिशियल सेपरेशंस को और जुडिशियल सेपरेशंस को समझेंगे। तो देखो जुडिशियल जो सेपरेशन है सेक्शन 10 बात करता है जुडिशियल सेपरेशंस के बारे में एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट। तो इसका सिंपली मीनिंग क्या है? इट इज अ लीगल प्रोसेस वेयर द हस्बैंड एंड वाइफ आर अलाउड टू लिव सेपरेटली विदाउट एंडिंग द मैरिज। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हस्बैंड को और वाइफ को अलग रहने का परमिशन दिया जाता है विदाउट एंडिंग देयर मैरिज, वो अपना जो मैरिज है उसको ख़त्म किए बिना। तो यही एक सिंपली प्रोसेस है जो कि जुडिशियल सेपरेशंस के नाम से जाना जाता है। इसका प्रपोज देखो ये क्यों ऐसा है, इसका प्रपोज भी मैं यहाँ पर लिखा हूँ, तो इसका प्रपोज भी हम सबसे पहले देख लेते हैं। इट्स गिव टाइम एंड स्पेस टू द कपल टू रिकन्सिडर देयर रिलेशनशिप बिफोर टेकिंग अ फर्दर स्टेप लाइक अ डिवोर्स। ये एक समय देता है हस्बैंड को और वाइफ को कि वो अपना जो रिलेशनशिप है उसके बारे में सोच सके और सही डिसीजन ले सके बिफोर टेकिंग अ फर्दर स्टेप, यानी लाइक डिवोर्स फाइल करने से पहले। मान लो अगर उन लोगों को टाइम मिलता है तो वहाँ पर एक छोटा सा चांसेस बन जाते हैं कि आपस में उन लोगों का जो है रिकन्सिलेशन हो जाए और वो जो है प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए। देखो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता रहता है कपल के बीच में, तो कभी कभार गुस्से में लोग डिवोर्स फाइल कर लेते हैं, तो इसीलिए इसको रोकने के लिए ऐसा जो प्रोसेस वो है लाया गया है। अभी देखो ऐसा कब होता है, जुडिशियल सेपरेशंस कब फाइल किया जाता है, तो इसको हम समझते हैं। देखो एग्जाम्पल के थ्रू, तो यहाँ पर देखो जो ए है यहाँ पर वाइफ है और जो बी है यहाँ पर हस्बैंड है, तो हम एच लिख देते हैं और इसको यहाँ पर हम डब्ल्यू लिख देते हैं। तो मान लो जो हस्बैंड है जो बी है वो डेली जो अपने वाइफ को मारता है, पीटता है, क्रूएल्टी करता है उसके ऊपर, तो इसीलिए जो वाइफ क्या करता है सेक्शन 10 के अंदर वो जुडिशियल सेपरेशंस फाइल करता है और कोर्ट से प्रेयर मांगता है कि सर मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, प्लीज़ सर मुझे एक जुडिशियल सेपरेशंस ऑर्डर पास कीजिए और मुझे अलाउ कीजिए, मैं अब सेपरेटली रह सकता हूँ अपने हस्बैंड के बिना। तो यही वाले सिचुएशन में जुडिशियल सेपरेशंस जो ऑर्डर है कोर्ट पास करता है, अगर कोर्ट को लगता सही है तो वो फैक्ट के ऊपर निर्भर करेगा। दोनों पार्टी को सबसे पहले कोर्ट सुनेगा और जो कोर्ट को सही लगेगा वो उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर पास करेगा। तो लेकिन जो एग्री पार्टी होगा वो जुडिशियल सेपरेशंस के लिए भी कोर्ट में प्रेयर कर सकता है और एज पर द फैक्ट कोर्ट वुड पास जस्ट एंड प्रॉपर ऑर्डर। तो ये सिंपली यही है। अभी इसका लीगल इम्प्लीकेशंस क्या है, देखो ये देखो मैरिज को डिसॉल्व नहीं करता, यानी मैरिज को ये एंड नहीं करता है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर देखोगे इफ देयर इज नो प्रिजम्पशंस ऑफ द कोहैबिटेशंस ऑफ 1 ईयर आफ्टर द डिग्री आइदर पार्टी कैन अप्लाई फॉर द डिवोर्स। मान लो कोर्ट ने एक जुडिशियल सेपरेशन ऑर्डर पास किया आफ्टर हियरिंग बोथ ऑफ द पार्टी, व्हेन द कोर्ट वुड सेटिस्फाई कोर्ट पास एन ऑर्डर, आफ्टर दैट 1 ईयर हैज़ बीन डन, 1 ईयर हैज़ बीन ओवर, मान लो यहाँ पर 1 साल बीत चुका है ना, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, 1 ईयर के बीच में इन दोनों के बीच में कोई भी इंटीमेशन नहीं हुआ है हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर, तो ये भी एक वैलिड ग्राउंड बन जाएगा डिवोर्स का एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 30। तो ये सिंपली लीगल इम्प्लीकेशन है जो इसी के बारे में बात करता है। तो इसका जो लीगल इम्प्लीकेशन है मैंने आप लोगों को बता दिया। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखो मैं ज़्यादातर इसको नोटिस किया हूँ, जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है ना, ज़्यादातर कोर्ट यही कोशिश करता है कि वो सॉल्व हो जाए। इसीलिए कोर्ट देखो कभी कभार जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर पास करता है और कभी कभार थोड़ा बहुत सेपरेट रहने का या फिर अलग अलग ऑर्डर पास करता है ताकि टाइम उन लोगों को मिल जाए और आपस में वो दोनों का सुलह हो जाए, कोहैबिटेशन यानी कि रिकॉन्सिलिएशन हो जाए। इसीलिए कोर्ट कुछ इस टाइप से ऑर्डर वगैरह पास करता है जो कि कोर्ट को सही लगता है। कोर्ट मैक्सिमम एफर्ट लगाता है क्योंकि कपल के बीच में जो बॉन्डिंग है वो बना रहा है बिफोर दे पास एन फाइनल ऑर्डर। ओके, तो ये जुडिशियल सेपरेशन हो गया। अभी हम लोग देखते हैं नलिटी ऑफ मैरिजेस क्या क्या है। तो चलो, तो देखो अभी हम लोग देखते हैं जो नलिटी ऑफ मैरिज है वो क्या है। तो सबसे पहले देखो जो नलिटी ऑफ मैरिज 2 टाइप से होता है, ठीक है ना। एक वॉइडेबल मैरिज और एक वॉइड मैरिज। जो वॉइड मैरिज है जो सेक्शन 11 बात करता है उसके बारे में, और जो वॉइडेबल मैरिज है वो सेक्शन 12 बात करता है। तो सबसे पहले देखो वॉइड मैरिज क्या है हम वो समझते हैं।
वॉइड मैरिज जो कि लॉ में प्रोहिबिट किया गया है, मना किया गया है, अगर वैसा कोई प्रोसेस वो फॉलो करके कोई शादी करेगा तो वो शुरू से ही वॉइड होगा, यानी लॉ के नज़र में वो विवाह नहीं माना जाएगा, जो कि शुरू से ही वॉइड होगा, उसी को ही वॉइड मैरिज बोला जाता है। सो एज पर द सेक्शन 11। और जो वॉइडेबल मैरिज होता है वो देखो एक टाइप से आप लोगों ने मान लो मैरिज कर लिए हो, लेकिन वो भी वैलिड मैरिज माना जाएगा जब तक कोर्ट में विद इन स्पेसिफिक टाइम कोई पिटिशन फाइल करके ग्राउंड को मेंशन नहीं करता कि इसलिए ये मैरिज वॉइडेबल है। वॉइडेबल इसलिए है जो कि एग्री पार्टी अगर उसे चाहे तो इम्प्लीमेंट कर सकता है और नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग कॉन्ट्रैक्ट तक पढ़े होगे तो वहाँ पर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी था, तो ये भी थोड़ा सा सिमिलर है। तो चलो सबसे पहले हम वॉइड मैरिज को समझते हैं। तो वॉइड मैरिज में सिंपली जो कंडीशंस आ जाएगा हिंदू मैरिजेस का, तो हिंदू मैरिज का जो एसेंशियल कंडीशन है मैं बना के रखा हूँ वीडियो उसके रिगार्डिंग, अगर आप चाहो तो वो देख सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखो जो वॉइड मैरिज सेक्शन 11 है, वन पार्टी हैज़ ए लिविंग स्पाउस एट द टाइम ऑफ मैरिज। अगर ये होगा शादी के वक्त, कोई भी हस्बैंड का हो गया या फिर वाइफ का हो गया, कोई लिविंग स्पाउस है, मान लो वाइफ का हस्बैंड है वो दूसरा मैरिज कर रहा है तो वाइगमी होगा हिंदू लॉ के अंदर। अगर हस्बैंड का वाइफ है मैरिज करने के वक्त फिर भी दूसरा मैरिज कर रहा है वो वाइगमी होगा, और इसी को वॉइड बोला गया है। अगर वो ऐसा करेगा तो वो मैरिज वॉइड होगा। द पार्टीज विद इन द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप अनलेस द कस्टम परमिट। हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ प्रोहिबिटेड डिग्री दिए गए हैं, उसके अंदर शादी नहीं हो सकता है। ब्रदर सिस्टर का नहीं हो सकता है, मेटरनल अंकल के साथ नाइसी का नहीं हो सकता है, आंट के साथ नेफ्यू का नहीं हो सकता है, कजन्स के साथ सिस्टर का नहीं। तो इस टाइप से जो प्रोहिबिटेड डिग्री दिया गया है, अगर इसी के अंदर कोई शादी करेगा तो वो भी वॉइड हो जाएगा। और पार्टी सपिंडा रिलेशंस के अंदर अगर आता है, सपिंडा होता है ईच अदर का, एक दूसरे का, तब भी वो वॉइड मैरिज हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग डिटेल वीडियो बना के रखा हूँ, आप लोगों को मिल जाएगा, चाहो तो देख सकते हो। तो यही सिंपली वॉइड मैरिज होता है जो कि सिंपली लॉ में मना किया गया है, और सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट इसी के बारे में बात करता है। अगर ये वाले कंडीशन में कोई भी शादी करेगा तो लीगल इम्प्लीकेशंस क्या होगा मैं बता देता हूँ। शुरू से ही वो मैरिज वॉइड हो जाएगा, यानी एकदम लॉ के नज़र में वो शादीशुदा नहीं माना जाएगा, और कोई भी लीगल अधिकार नहीं मिलेगा एक दूसरे को, ये सिंपली मान लो। अभी देखो वॉइडेबल मैरिज क्या है ये समझते हैं। तो सेक्शन 12 जो है वॉइडेबल मैरिज के बारे में बात करते हैं। देखो, मैरिज इज वैलिड अंटिल डिक्लेयर वॉइड बाय द कोर्ट। तो मैरिज, वॉइडेबल मैरिज जो है इसको भी वैलिड मैरिज माना जाता है जब तक कोर्ट के द्वारा उसको वॉइड घोषित ना किया गया होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ग्राउंड है, उस ग्राउंड के अंदर अगर फुलफिल करता है तभी जाके ऐसा हो सकता है। तो ग्राउंड क्या है देखो, इम्पोर्टेंसी ऑफ मैरिज। इसका मतलब कोई भी अगर वाइफ है वो प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड के लिए फिजिकली कैपेबल नहीं है और शादी करता है तो ये भी एक वॉइडेबल ग्राउंड हो जाएगा। तो इसको अगर हस्बैंड को पता चल जाए तो हस्बैंड कैन फाइल ए पिटिशंस बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट विद इन द स्पेसिफिक टाइम, एंड इफ ही विल prove the fact, then court will pass just and proper order as per the circumstances which is present in front of the court. So ये हो गया इम्पोर्टेंसी ऑफ द स्पाउस। अगर ये वाला रीजन में आएगा तो ये भी वॉइडेबल मैरिज हो जाएगा, कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया गया होना चाहिए। अभी अनदर देखो, कंसेंट ऑब्टेन बाय फ्रॉड। अगर मान लो ए एंड बी का शादी हो रहा है, लेकिन बी जो है यहाँ पर वाइफ और बी का जो कंसेंट है धोखे से लिया गया है। बी को बोला गया है तेरा हस्बैंड जॉब करता है, अच्छी खासी इनकम है उसका, तो इसीलिए वो राजी हो गया शादी करने के लिए, तो कंसेंट दे दिया। लेकिन उसे बाद में पता चला ऐसा नहीं है, तो ये जो उसका कंसेंट था वो भी इसको फ्रॉड से लिया गया था। तो अगर ऐसा होता है तो शादी तो उसने वैलिड तरीके से किया है, लेकिन फ्रॉड तरीके से उसका कंसेंट लिया गया है, तो इसको वो कोर्ट में फाइल करके पिटिशन वो बता सकता है। अगर कोर्ट सेटिस्फाई होगा तो ये वॉइडेबल डिक्लेयर कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। और एक और ग्राउंड देखो, ब्राइड वाज प्रेग्नेंट अनदर मैन एट द टाइम ऑफ मैरिज। अगर विवाह का वक्त पे जो वाइफ है अगर वो प्रेग्नेंट होता है दैट टाइम पर कोई भी अनदर मैन के द्वारा, तो ये भी एक वैलिड ग्राउंड हो जाएगा मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करने के लिए। जो वॉइडेबल मैरिज है उसको वॉइड डिक्लेयर करने के लिए कोर्ट के द्वारा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, लीगल इम्प्लीकेशन में जो उसको है, जो वॉइडेबल मैरिज है उसको वॉइड डिक्लेयर करने के लिए, यानी कि टोटली वॉइड डिक्लेयर करने के लिए वॉइडेबल मैरिज को कोर्ट में उसको एक पिटिशन फाइल करना पड़ेगा, और
विद इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर फाइल करना पड़ेगा, जो कि हिंदू लॉ में मेंशन किया गया होगा। यहाँ पर देखो जो वॉइडेबल मैरिज है, आप एसेंशियल ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट अगर पढ़ोगे, जो उसका कंडीशन है पढ़ोगे, तब आपको पता लग गया होगा, लग जाएगा कि क्या क्या जो मैरिज है वो उसमें मना किया गया जो वॉइड है। और वॉइडेबल मैरिज मैंने आप लोगों को बता दिया, अगर कोई भी फ्रॉड से मतलब मान लो कंसेंट लिया गया होगा, या फिर वाइफ प्रेग्नेंट था एट द टाइम ऑफ मैरिज, और वो फिजिकली कैपेबल नहीं था प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड के लिए, और मान लो वो अनसाउंड माइंड है, जो कि लॉ में प्रोहिबिट किया गया, कुछ इस टाइप से यहाँ पर हो सकता है। और मान लो कोई 18 ईयर का नहीं हुआ, उसका शादी हो रहा है, लॉ में तो मना किया गया है, लेकिन वो वाइफ मान लो 18 ईयर अटेंड कर लिया, उसके बाद जाकर कोर्ट में पिटीशन फाइल करेगा, तब भी हो सकता है। लेकिन मान लो उसने 18 ईयर कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसके बाद भी पिटीशन फाइल नहीं किया, 5 साल 3 साल बीत गए, उसके बाद फाइल कर रहा है कि वॉइडेबल डिक्लेयर करने के लिए, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है विद इन ए स्पेसिफिक टाइम विच इज मेंशन इन आवर हिंदू लॉ। सो आई होप जो हिंदू मैरिज एक्ट का रेस्ट्रिक्शंस ऑफ कॉन्जुगल राइट था, जुडिशियल सेपरेशन था, और नुलिटी ऑफ मैरिज था, और लीगल इंप्लीकेशंस था, मैंने आप लोगों को बता दिया, और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। कोई भी अगर कंफ्यूजन रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, मैं डेफिनेटली आपका कंफ्यूजन जो क्लियर करूंगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।